आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जो युवा 18 से 25 वर्ष की आयु प्राप्त थे वे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इसके लिए व्यवस्था थी। 9 मार्च अंतिम तिथि थी जिसे बढ़ाकर 16 मार्च किया गया। पूरे भारत को 306 क्लस्टर में बांटा गया है, जिलों के क्लस्टर में। उनमें राजस्थान में 14 क्लस्टर बनाए गए हैं कुछ जिलों को मिलाकर के, जिसमें हमारा जोधपुर जिला, जोधपुर, पाली और बालोतरा, इन 3 जिलों को मिलाकर के एक क्लस्टर बना था और की जांच की और उसमें से 150 युवाओं का चयन किया, जिन्हें आज और कल 18 और 19 2 दिवस में हम यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए हमने आमंत्रित किया है। आधे विद्यार्थी आज आएंगे, आधे कल आएंगे। इस प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर जो ये प्रतियोगिता हो रही है, इसका विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। 1920 से यहाँ शिक्षा, सशक्तिकरण और नेतृत्व के बीज बोए जाते हैं और उन्हें खिलने का अवसर भी दिया जाता है। आज इस कार्यक्रम जिसकी थीम विकसित भारत युवा संसद है, मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ एक आयोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम ज्ञान, भागीदारी और प्रगति की क्रांति को प्रज्वलित कर रहे हैं। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान का हमेशा से ये विश्वास रहा है कि शिक्षा समाज को आकार देने वाली एक मूक क्रांति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर हम एक ऐसे राष्ट्र के लिए खड़े हैं जहां योग्यता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आज आयोजित युवा संसद इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है, जहां आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आप सब लोग शक्ति के पुंज हो और सारे बच्चे, सारे युवा, उनकी शक्ति एक साथ मिलकर एक इतनी बड़ी महाशक्ति का निर्माण 2047 में करने के लिए उत्सुक है। और सबके अरमान है, कोई बिजनेस के फील्ड में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई मेडिकल साइंस में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई कॉमर्स में CA करेगा, CS करेगा, ICW करेगा। पर सबके मन में भावनाओं के, आकांक्षाओं के पंख लगे हुए हैं और सब उड़ने की प्रतीक्षा में है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस पूरे बजट के अंदर जो राजस्थान का था वो युवाओं को समर्पित था। युवाओं को आगे अपने हुनर को निखार कर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो या कोई एजुकेशन के माध्यम से न हो, फॉरेन एजुकेशन के माध्यम से हो, हम सब युवा, हमारे मन की भावना और हमको जो हम सपने लेके बड़े हुए हैं और हमको आगे क्या बढ़ना है, उसका एक रास्ता जो था, मार्ग था, वो मार्ग को इस सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनकी योजना के हिसाब से जो 2014 से वो युवाओं के लिए कर रहे हैं, एक आगे का रास्ता खुला है। एक नए भारत, नए विकसित भारत 2047 के अंदर जो आर्थिक और सामरिक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की तैयारी में है। मैं आप सब युवाओं से इस अवसर पर यही आह्वान करूंगा कि जो युवा संसद का ये कार्यक्रम विकसित भारत के अंतर्गत रखा गया है, आप सब लोग, मेरा आपसे बहुत करबद्ध निवेदन है आप सब लोगों से, अपने मन के अंदर अपनी भावनाओं को बिना दबाते हुए किस तरह भारत के नव निर्माण में 2047 की सबसे बड़ी विश्व की शक्ति बनने के निर्माण में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को सोचते हैं, उसके बारे में इस पूरे सत्र के अंदर जरूर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। खुद के अंदर जो आपने इनोवेटिव कोई आपने सोचा हुआ है, हो सकता है वो हम सब के लिए कोई प्रेरणा का माध्यम हो। मैं आपको सभी इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसकी नींव पक्की है,
युवा नेतृत्व के हाथ में ही देश की तरक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही देश की तरक्की है। भौतिक संसाधनों का विकास नहीं है, मानवीय मूल्यों का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो और भारतीय परंपराओं के अनुसार इस देश का विकास हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारी सरकारों ने एक विचार सामने रखा, वो था राम राज्य के। राम राज्य के आधार पर इस देश का विकास हो, जिसमें न तो कोई अपराधी हो, न कोई अपराध करने वाला हो और एक संतुलित विकास, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, हर व्यक्ति के पास आय का साधन हो, ऐसी विकसित दृष्टि का विकास करना। मैं समझता हूँ युवा संसद में इस प्रकार के विचार निश्चित रूप से समाज को एक नई प्रेरणा देने में सक्षम होंगे। ये युवा पीढ़ी मिरेकल करने में माहिर है। इस देश में जब चाहे 1975 में क्रांति हुई, उसकी सूत्रधार युवा पीढ़ी थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उनके साथ में जिस तरह से युवा पीढ़ी जुड़ी और जुड़ के एक देश में परिवर्तन का दौर, और उस केवल परिवर्तन का दौर केवल सरकारों के परिवर्तन तक नहीं रुका, उसके बाद दूरगामी सोच के कैसे आर्थिक सामाजिक निर्णय सरकार ने लिए, उस सब के पीछे अगर प्रेरणा थी तो इस देश की युवा शक्ति, मैं इस देश की युवा शक्ति पर मन करता हूँ। आज का विषय निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन है। आप और हम सभी लोग इस बात से भली भांति वाकिफ है में बीत जाता है। एक जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक कार्य कर ही नहीं पाता, और जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो कई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन देखिए, उस प्रॉब्लम तक जो आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है, बार बार इलेक्शन करना, वहां तक उन्होंने सोच के वन नेशन वन इलेक्शन, इस देश को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना, बार बार इलेक्शनों में जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है उसको बचाना, और उसके साथ साथ जो उस क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उन लोगों को भी पूर्ण तरह से काम करने की आज़ादी देना। इन सब सोच के साथ उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का, मैं समझता हूँ आज की संसद में इस पर भी जब विचार होगा, निश्चित रूप से इस मंथन से अमृत निकल के आएगा, और वो अमृत भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस सरकार के लिए और प्रदेश की सरकार के लिए भी एक मार्गदर्शक होगा। हम सभी लोग आपके जो सुझाव आएंगे, मैं तो आयोजकों से ये निवेदन भी करूंगा कि 3-3 मिनट की जो क्लिपिंग है उसमें कुछ अच्छे क्लिपिंग हम लोगों को भेजे जाए, ताकि हम उस आधार पे जब विधानसभा में खड़े हैं तो हम आप लोगों की चर्चा कर सकें, आप लोगों ने जो बातें बताई है उन बिंदुओं पर वहाँ चर्चा कर सकें, क्योंकि हम कहाँ से लाते हैं, आप लोगों के बीच में रहकर जो सीखते हैं वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सत्र में 2 दिन का जो आपका कार्यक्रम है उसमें कुछ विशेष जो 10-10 लोगों को आप जो सेलेक्ट करने वाले हो, 3 उनके क्लिपिंग्स हमको भेजे जाएं, ताकि हम उनका अध्ययन करके निश्चित रूप से आप और सब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाले लोग हैं। भारत माता पुनः विश्व गुरु बने, हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बने, हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में हम सभी अपनी भागीदारी निभाते हुए हम सभी एक बार पुनः आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, और आप सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप अच्छे मार्क्स से इस प्रतियोगिता में जीतें, और मैं आपका अगला कार्यक्रम जब राजस्थान की विधानसभा में हो, मैं आपको उस विधानसभा में भी देखूं। धन्यवाद, जय हिंद। आज इस मन की बात का जो अवसर है वो आप सबको इस युवा संसद के माध्यम से दिया गया है। तो जैसा कि देवेंद्र जी भाई साहब ने और अतुल जी भाई साहब ने कहा था कि आप अपनी मन की बात, जो मन के मौलिक विचार हैं, वो आज यहाँ पे रखेंगे तो आपके जो विचार है वो विधानसभा में और लोकसभा में भी उनको स्थान मिलेगा। इनके जो व्याख्यान आते हैं, इनके उद्बोधन होते हैं, उनमें भी आप लोगों के विचारों का प्रकटीकरण होगा। तो आप लोग, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस आयोजन में शहर से पधारे हुए प्रतिष्ठित नागरिकगण, सम्मानित
प्रबुद्ध पत्रकारगण, विद्वानगण और अन्य संस्थाओं से पधारे हुए माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण सभी का आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही हमारे युवा संसद के ज्ञापन के बाद सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपके राइट हैंड साइड में जो दरवाजा है उस तरफ से जाएं। जलपान की व्यवस्था रहेगी। 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा, उस समय आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं। विकसित भारत की युवा पार्लियामेंट के निमित्त हम सब यहाँ पे एकत्रित आए हैं। जैसा आपने देखा कि अभी जो माननीय अतिथि मंच पर उपस्थित थे, उन सबके आभार के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आयोजन समिति की ओर से हमारे जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से हमारे अतिथि माननीय देवेंद्र जी जोशी साहब, अतुल जी भंसाली साहब। आनंद कल्ला। बात युवाओं के विकास की, यूथ पार्लियामेंट की, और जहां नेहरू युवा विकास केंद्र साथ में जुड़ा हो, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ हो, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पार्लियामेंट का जो आयोजन किया जा रहा है किस उद्देश्य से किया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया कि 1 लाख युवा सीधे राजनीति में आए, और वो युवा आए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, और कैसे हम इस अमृत काल से आजादी का जो स्वर्णिम काल होगा हमारा, वहां तक पहुंचने के लिए युवा कैसे योगदान दे सकते हैं, उनके विचारों को समझेंगे, तभी हम देश को आगे ला पाएंगे। इसी संकल्पना को आधार बनाते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने माई भारत के माध्यम से इस कार्यक्रम की परिकल्पना साकार की। ये कार्यक्रम पहले भी होता आया है, लेकिन विकसित भारत को लेकर के, विकसित भारत के साथ इसे जोड़ा गया इस बार, और एक तरीके से नए कलेवर में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले ये जो हमारा नोडल डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था इवेंट, वो वर्चुअल होता था, स्टेट लेवल भी वर्चुअल होता था, लेकिन इस बार केवल स्क्रीनिंग हमने वर्चुअली की है। वीडियो के माध्यम से 1 मिनट का वीडियो उनको अपलोड करने के लिए कहा गया कि आप माई भारत पोर्टल पे अप्लाई करते समय अपलोड करें कि आप विकसित भारत से क्या समझते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के। बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे जो 1-1 मिनट के वीडियो आया है उसको देख करके क्या लगता है? युवाओं के जो विचार है वो बहुत ही अविश्वसनीय है कि वो किस स्तर पे सोच रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको बिल्कुल सटीक तौर पर कह सकते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। बिल्कुल, जहां एक चुनाव की बात, एक ही दिन चुनाव की बात, और सारे देश को इन विभिन्न परिस्थितियों के अंदर एक करने की दृष्टि से क्या सोचते हैं? सर, बेहतर होगा हम पहले युवाओं के विचार सुने, उसके बाद एक अपनी उसमें जो हमारा विजन है वो भी उसमें डालें, तो ज्यादा बेटर तौर पे हम बता पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, निश्चित तौर पर ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव है विकसित भारत के लिए ये नितांत तौर पर जरूरी भी है, क्योंकि हम देखते आए हैं कई तौर से सरकारी मशीनरी जी जो होती है वो लगभग काफी समय तक आचार संहिता के कारण काम भी नहीं कर पाती है और इधर डाइवर्ट भी हो जाती है। तो जरूरी भी है राष्ट्र के निर्माण के लिए भी कि जो हमारे संसाधन है सीमित है, उनका बेहतर तौर पर प्रयोग किया जाए। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए, आपके वर्ष भर जो कार्यक्रम यहाँ चलते हैं युवाओं के लिए, उसके बारे में। मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं नेहरू युवा केंद्र में उप निदेशक के तौर पर कार्यरत हूँ। नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय यूथ हॉस्टल में है। कोई भी युवा वहाँ आकर के हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। वर्ष पर्यंत हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आधार बना करके सरकार जो कार्यक्रम हमें युवाओं के साथ करने के लिए कहती है वो हम करते हैं। युवाओं को जोड़ने के हमारे कई तरीके हैं, जिनमें खेलकूद भी है, कल्चरल प्रतियोगिता भी है, पेंटिंग भी है। अलग अलग तौर से हम उन्हें जोड़ते हैं। जो जिस विधा का युवा है उस तरीके से आके हमसे जुड़ा रहे और विकसित भारत में अपना योगदान दे। बिल्कुल, देख सकते हैं आपके चौधरी साहब के विचार बिल्कुल जिस तरीके से सटीक नजर आते हैं। आने वाले समय के बाद ही आप देख पाएंगे कि ये युवा किस तरीके से अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को किस तरीके से
जोधपुर की जनता तक और उसके बाद फिर राज्य स्तर तक पहुंचाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से विश्वास किया जा सकता है युवा शक्ति जिस तरीके से तैयारी करके आई है, आने वाला समय निश्चित रूप से पार्लियामेंट तक जाने वाला भी होगा और जोधपुर की जनता के लिए, जोधपुर की इस युवा शक्ति के लिए भी एक आगे बढ़ने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रति भारती मासूमों को बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्ति की सारथी। आप सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड एंड विमेन राइट्स एक्टिविस्ट एवं एडवोकेट हैं। आप हौसलों की उड़न पड़ी और मुक्तिदाता छोरी के नाम से भी मशहूर है। वर्ल्ड की टॉप 10 एक्टिविस्ट और बीबीसी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल हैं। आपने अनूठी साहसिक मुहिम चलाकर वर्ष 2012 में देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था और अब तक 52 जोड़ों को कानूनन बाल विवाह निरस्त करवाकर अर्धशतक लगा चुकी हैं। इसके अलावा अब तक 2100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं, जिसके लिए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट ध्यान रखें। अब मैं इस प्रतियोगिता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए श्री राजेश चौधरी सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वह इस प्रतियोगिता के बारे में उद्बोधन के बारे में थोड़ा हमें बताएं। प्रतिभागियों का अभिनंदन। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप एक पायदान ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे ये भूलिएगा नहीं। और सफलता की सीढ़ी जो है ना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और डरिएगा मत, है ना। जो मैं मिलिट्री में रहा हूँ, मिलिट्री लीडरशिप वॉज माई एरिया, वो अलग है। और जो देश में जिस लीडरशिप के लिए अभी आपको जज किया जाएगा वो क्षेत्र कुछ हटके है, बट कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल, फाउंडिंग वैल्यूज है, वो कॉमन है। एंड आई वांट टू टेल यू फ्रॉम माय हार्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो भारत के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव। जी हाँ, जब हम भारत को एक विकसित रूप राष्ट्र में देखने के लिए चाहते हैं, हम ये कल्पना करते हैं, तो हमें ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जो प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को मजबूत करे। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। 55,000 crores, and on the previous trends, it is the approximate value that the 2024 expenditure on elections will surpass the 1 lakh crore. Now you might think that who will bear the cost of these elections? The Lok Sabha elections cost will be borne by the central government, and for the state election it is the state government. But if we will implement one nation, one elections, it will divide the cost among them and increase their efficiency. At this moment, आवश्यकता एक सशक्त राष्ट्र बनाने की, आवश्यकता है युवाओं को आगे लाने की, आवश्यकता युवाओं के विचारों को आगे लाने की, और उस प्रयास को हम मिलकर सफल बना सकते हैं। सरकार और जनता मिलकर सफल बना सकती है। विवेकानंद जी said, "Arise, awake, and stop not till the goal is achieved." So let's not dream about the Viksit Bharat. Let's demand it. Let's build it. Let's bring the change. जब होगा सबका साथ, हमारा विश्वास, तभी होगा भारत का विकास। Thank you. Why do governments get disrupted time and again due to model code of conduct? And why do we spend enormous public funds on elections repeatedly instead of channelizing them? Better planned polling stations and clear execution strategies can make it possible. If we could implement GST to unify taxations, why can't we unify elections for better governance?